हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो जल्दी से बता देंगे ऑडियो वीडियो सही है यदि कोई आ चुका है तो, और जल्दी से बताएंगे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ। चलो, बहुत बढ़िया। ऑडियो तो ठीक आ रहा है, मेरे को वीडियो भी ठीक आ रहा है, लेकिन किसी को दिक्कत हो परेशानी हो तो बता सकते हैं, ठीक है। जल्दी से बता देंगे और कौन आया है क्लास में। एंड आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ की प्रिपरेशन जून 2024 एग्जाम के लिए, ठीक है। और आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 जूरिस्प्रूडेंस का इंट्रोडक्शन डेफिनेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए, ठीक है। 1 मिनट वेट कर लेते हैं, तब तक बाकी सभी स्टूडेंट्स आ जाएं। और माफी चाहेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल रीजन की वजह से थोड़ा इशू हो गया था नेटवर्क वगैरह का, तो इसलिए क्लास जो है ऑफ हो गई, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि कल से एक्चुअली मेरे सिस्टम में क्या है कि 10 PM पर, सॉरी 10 AM पर यदि मैं शेड्यूल करूंगी तो यहाँ पर लाइव का ऑप्शन, क्योंकि मेरा सिस्टम जो है वो 10 मिनट उसमें टाइम थोड़ा पीछे है, तो वो 10:10 पर ही, जैसे 10:10 पर ही आपका क्लास स्टार्ट होगा। इसलिए मैं कल से 9:50 पर क्लास शेड्यूल कर दिया करूंगी, ताकि हम 10 AM पर जो है वो क्लास स्टार्ट कर लें, ठीक है। इसलिए कल से 9:50 पर आपको क्लास शेड्यूल मिलेगी और स्टार्ट हो जाएगी 10 AM पर, ठीक है, मॉर्निंग में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, इनमें से आप कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो जाइएगा। एंड यदि आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं तो आपको मिलते हैं नोट्स पीवाई के वेदांत से 100+ मॉक टेस्ट। एंड ये रहा हमारा कोड। यदि आप में से किसी को भी, यदि आपके आसपास में फ्रेंड को भी, आपके फ्रेंड में से भी किसी को हमारा कोर्स ज्वाइन करना हो तो आप उनको बोल सकते हैं कि हमारा कोड यूज करेंगे, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ, इंट्रोडक्शन के साथ। 1 मिनट वेट कर लेते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जूरिस्प्रूडेंस आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एंड डेफिनेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इंट्रोडक्शन के साथ। इन जो जूरिस्प्रूडेंस है वो लेटिन वर्ड जूरिस्प्रूडेंसिया से लिया गया है, ठीक है। लेटिन वर्ड जूरिस्प्रूडेंसिया से लिया गया है। जुरिस मीन लॉ एंड प्रूडेंशिया मीन नॉलेज, ठीक है। और जुरिस्प्रूडेंस ये एक लेटिन वर्ड जुरिस्प्रूडेंसिया से लिया गया है। जुरिस मीन लॉ एंड प्रूडेंशिया मीन नॉलेज। इट मीन्स नॉलेज ऑफ लॉ और स्किल ऑफ लॉ, ठीक है। ये जो वर्ड है वो फर्स्ट टाइम जो है इंग्लिश में, इन इंग्लिश 1628, ठीक है, 1628 में जो है वो सबसे पहले स्थापित किया गया था, अटेस्ट किया गया था। और when the word prudence had now obstinate meaning of knowledge, ठीक है, कि जब विवेक शब्द या हम प्रूडेंस शब्द का मीनिंग जाने तो इसका मीनिंग होता है आपका नॉलेज और स्किल ऑफ मैटर, ठीक है। और आपका जुरिस्प्रूडेंस का मीनिंग हो गया, जुरिस माने लॉ एंड प्रूडेंशिया मीन नॉलेज, इट मीन्स नॉलेज ऑफ लॉ। जुरिस माने लॉ एंड प्रूडेंशिया मीन नॉलेज। दस जुरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ लॉ और स्किल ऑफ लॉ। ये क्या है आपका साइंस ऑफ लीगल प्रिंसिपल है एंड फिलॉसफी ऑफ लॉ, ठीक है। जुरिस्प्रूडेंस क्या है, नॉलेज ऑफ लॉ है, स्किल इन लॉ है। ये क्या है, साइंस ऑफ लीगल प्रिंसिपल एंड फिलॉसफी ऑफ लॉ, विच इंक्लूड, जिसमें इंक्लूड होता है एंटायर सिस्टम ऑफ लीगल डॉक्ट्राइन, ठीक है। मोस्ट ऑफ अवर लॉ हैज बीन टेकन फ्रॉम कॉमन लॉ सिस्टम। फादर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस कौन है, तो बेंथम साहब, ठीक है। उसके बाद जो है वो ऑस्टिन ने काम करना स्टार्ट किया था। आपको फर्स्ट पॉइंट यहां पर स्टार्क मार्क कर रही हूं। एक तो आपको याद रखना है फादर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस कौन है, तो बेंथम। एंड आपको याद रखना है कि बेंथम एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम एनालाइज किया था कि लॉ है क्या। बेंथम वाज द फर्स्ट वन हु एनालाइज व्हाट इज लॉ,
कि आखिरकार लॉ है क्या। उन्होंने अपनी स्टडी को 2 पार्ट में जो है वो डिवाइड किया। सबसे पहले एग्जामिनेशन ऑफ लॉ एज इट इज, ठीक है, कि एग्जामिनेशन ऑफ लॉ कि लॉ कैसा हो, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, कि जैसा है वैसा है। सोवरेन ने जो बताया, कमांड ऑफ सोवरेन ने जो लॉ के बारे में कहा, वही जो है वो क्या है, लॉ है। एक्सपोस्टोरियल अप्रोच उन्होंने दी। दूसरा है एग्जामिनेशन ऑफ लॉ एज आउट टू बी, सेंसोरियल अप्रोच। morality of law. However, Austin stuck to the idea that law is a command of sovereign. The structure of law, legal system remain with the formal analysis of law expositorial. ठीक है, कि सबसे पहले लॉ एज इट इज, ठीक है, कि जैसा लॉ है वैसा है, जैसा सोवरेन ने बना दिया वैसा ठीक है। दूसरा सेंसोरियल अप्रोच कि लॉ ऐसा होना चाहिए, मोरालिटी ऑफ लॉ जैसे हम कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इस पर तरह से देख सकते हैं कि लॉ में कुछ भी गुडनेस नहीं है, बैडनेस नहीं है, लॉ जैसा है वैसा है, ठीक है। और ये किसी भी पर्सन टू पर्सन के लिए चेंज नहीं होता, ठीक है, ये सबके लिए क्या है, इक्वल है। अब यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, डेफिनेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन आपको एज इट इज याद करनी पड़ती है। यहां पर मैंने हाईलाइट किया है वही वही चीजें आपको याद रखनी है। जितेव जी गुड मॉर्निंग, ठीक है, आज से स्टार्ट हो रही है क्लास। देखो मैं आपको एक दो चीजें बताती हूँ, ठीक है। कल से आपको क्लास शेड्यूल मिलेगी 9:50 पर और स्टार्ट हो जाएगी 10 AM पर, ठीक है, कि मॉर्निंग में 10 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन शेड्यूल का कैसे मिलेगी आपको, आपको दिखेगी 9:50 पर। तो आपको डेली आपको 10 AM पर जो है वो क्लास ज्वाइन कर लेंगे। थोड़ा सा सिस्टम ऐसा है कि मेरा जो लैपटॉप है उसमें टाइम 10 मिनट पीछे, इसलिए आज भी 10 AM पर जब मैंने क्लास शेड्यूल करी थी, तो फिर मैं जब तक यहाँ लाइव का ऑप्शन नहीं आएगा तब तक मैं स्टार्ट नहीं कर सकूंगी। इसलिए आप डेली 10 AM पर क्लास में आ जाया करें, ठीक है। और शेड्यूल आपको 9:50 पर ही दिखेगी। तो जितना भी आपका काम हो या कुछ भी हो, वो आपको 10 मिनट पहले ही कंप्लीट कर लेना है और 10 AM पर क्लास स्टार्ट करना। हाँ कर देती हूँ, ठीक है, मैं ऐसा नहीं करती। जब भी आप क्लास में आएंगे बस कि एकदम से बता देना कि मैं अभी अभी आया, जिससे क्या हो कि आपको जो पुराना थोड़ा बहुत भी कर लिया है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाता है, ठीक है। चलो, और अब से हम यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत जल्द इसको भी कवर कर लिया जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक ही करवाए जाएंगे, ठीक है। डेली आपकी क्लास 10 AM पर हुआ करेगी मॉर्निंग में, ठीक है। मॉर्निंग में हम क्लास को कर लिया करेंगे। इसके अलावा आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। चलो, ज्यूरिस्प्रूडेंस हमने डिस्कस किया कि ज्यूरिस्प्रूडेंस लैटिन वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंसिया से लिया गया है, ठीक है। ज्यूरिस का क्या मीनिंग होता है, लॉ, एंड प्रूडेंशिया मीन नॉलेज। दस ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, नॉलेज ऑफ लॉ और स्किल ऑफ लॉ, ठीक है। इट इज अ साइंस ऑफ लीगल प्रिंसिपल एंड फिलोसफी ऑफ लॉ। ये क्या है, साइंस ऑफ लीगल प्रिंसिपल है और फिलोसफी ऑफ लॉ, जिसमें क्या इंक्लूड होता है, इंटायर सिस्टम ऑफ लीगल डॉक्ट्रिन, कि जितना भी हमारा लीगल सिस्टम है वो इंक्लूड होता है ज्यूरिस्प्रूडेंस में, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ अवर लॉ जो है वो आपका लिया गया है कॉमन लॉ सिस्टम से, क्योंकि आप जानते हैं जब हमारा लॉ बनाया गया था तब हम, जैसे कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो हमने कहीं से भी लिया नहीं है, हमारा वो कॉमन लॉ सिस्टम से नहीं है, वो हमने बोरो भले किया है, लेकिन हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने खुद बनाया है। इसी तरह से आपका लॉ ऑफ टॉट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, ये सब जो है वो इंग्लिश लॉ पर बेस्ड है और कॉमन लॉ सिस्टम से लॉ लिया गया है, ठीक है। यहां पर इंपॉर्टेंट याद रखना है, फादर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस कौन है, बेंथम साहब, ठीक है। बेंथम जो है वो फादर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट कि ऑस्टिन जो है वो फादर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है, तो ऑस्टिन नहीं है, ऑस्टिन सिर्फ फादर है एनालिटिकल स्कूल के, ठीक है। और यहां से आपको दो चीजें याद रखनी है, ये फादर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस बेंथम, एंड फादर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस बेंथम ने अपनी स्टडी ऑफ लॉ को 2 टाइप में जो है वो डिवाइड किया है, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड किया है।
सबसे पहले एग्जामिनेशन ऑफ लॉ एज इट इज, एक्सपोस्टोरियल अप्रोच, कि कानून कैसा है वैसा है, एज इट इज, कि जैसा है वैसा है, कि जैसा कमांड ने बना दिया, सोवरेन सॉरी कमांड ऑफ सोवरेन, यानी कि सोवरेन अथॉरिटी, सोवरेन कौन होगी, हमारी गवर्नमेंट या हमारी सोवरेन अथॉरिटी जिन्होंने हमारा लॉ बनाया, ठीक है। तो जिन्होंने लॉ बना दिया, ठीक है, तो ऐसा लॉ बन गया। और एग्जामिनेशन ऑफ लॉ मीन लॉ एज इट, लॉ आउट टू बी, कि लॉ कैसा होना चाहिए, जो कि मोरालिटी ऑफ लॉ पर बेस्ड है, जिसको हम सेंसोरियल अप्रोच कह सकते हैं। और बेंथम ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एनालाइज किया था कि व्हाट इज लॉ, कि आखिरकार लॉ है क्या। उन्होंने, वही एक ऐसे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने लॉ को एनालाइज किया था कि लॉ है क्या, और उन्होंने अपनी स्टडी को 2 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले एग्जामिनेशन ऑफ लॉ एज इट इज, एक्सपोस्टोरियल अप्रोच, कमांड ऑफ सॉवरेन, दूसरा एग्जामिनेशन ऑफ लॉ एज आउट टू बी, सेंसोरियल अप्रोच, मोरालिटी ऑफ लॉ, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लॉ में कुछ ना ही तो गुडनेस है ना ही तो बैडनेस है, लॉ सबके लिए सेम है, ठीक है। और लॉ किसी भी पर्सन के लिए जो है वो चेंज नहीं होता। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी डेफिनेशन। जितेव जी, आप अभी आपने, आपकी फर्स्ट क्लास है या आप पहले से आपने कोर्स ज्वाइन किया था? अभी न्यू स्टूडेंट है आप ना? चलो, डेफिनेशन है आपकी। अच्छा मैम, हिंदी मीडियम है, ओके, ठीक है। कहीं भी कुछ समझ नहीं आएगा तो मेरे को बता देना, ठीक है। एक्चुअली हमारे यहाँ लाइट का थोड़ा इशू रहता है। चलो, फर्स्ट क्लास है, ओके ओके, ठीक है। तो ऑस्टिन साहब ने क्या बोला डेफिनेशन? अभी बताना ऑडियो वीडियो ठीक है, बताना ऑडियो वीडियो ठीक है। चलो, स्टार्ट करते हैं अपनी डेफिनेशन के साथ। तो ऑस्टिन की डेफिनेशन है, उन्होंने ही सेड दैट सो साइंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इज कंसर्न विद द पॉजिटिव लॉ। उन्होंने कहा कि न्याय शास्त्र का विज्ञान सकारात्मक कानूनों से संबंधित है, ठीक है। अभी ऑडियो वीडियो ठीक हो गई है, जितेव जी बताएंगे? ऑल क्लियर, ठीक है। तो ऑस्टिन साहब ने क्या बोला, यहां से आपको याद रखना है, उन्होंने साइंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस कहा is concerned with positive law and law strictly so called, और कानून, जो कानून है और सख्ती से कथा तथाकथित, ठीक है, लॉ स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड। इसमें कहा ऑस्टिन साहब ने कि इट इज नथिंग टू डू विद द गुडनेस और बैडनेस ऑफ लॉ, कि कानून में कुछ भी अच्छाई या बुराई से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एंड सेकंड, उन्होंने अपनी डेफिनेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने कहा जर्नल ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसमें इंक्लूड होता है जैसे कि ऐसा लॉ जो कि सभी के लिए क्या है, कॉमन है, कि लॉ एज आर कॉमन टू ऑल सिस्टम, कि इसमें ऐसे विषय या कानून के सोर्स शामिल हैं जो कि सभी के लिए क्या है, सामान्य है। सेकंड, उन्होंने अपनी डेफिनेशन को डिवाइड किया पार्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस में। तो उन्होंने कहा कि पर्टिकुलर, अब देखो कि जर्नल से आप क्या समझते हैं, जो कि सभी के लिए कॉमन होगा, पार्टिकुलर जो कि किसी पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर पोर्शन पर अप्लाई होगा, है ना। तो यहां पर पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में कहा, इट इज अ साइंस ऑफ एनी एक्चुअल सिस्टम ऑफ लॉ और एनी पोर्शन ऑफ इट, बेसिकली इट इन अ सेंस
दे आर सेम बट इन स्कोप दे आर डिफरेंट। ये कहा कि इट इज अ साइंस, ये कानून की किसी भी वास्तविक प्रणाली या इसके विपरीत इसके किसी भी हिस्से का विज्ञान है, और यह मूल रूप से संक्षेप में वे समान है लेकिन दायरे में क्या है अलग है। इसके अलावा वही जूरिस्प्रूडेंस का पूरा सिस्टम है कि जूरिस्प्रूडेंस में एक जूरिस्ट कुछ कह देते हैं, दूसरे जो है वो उसी को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आपको मेन मेन चीजें क्या याद रखनी है, यहां से स्टार्ट कर रही हूँ कि यहाँ से आपको ऑस्टिन के बारे में याद रखना है। ऑस्टिन ने साइंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कहा एंड लॉ स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड कहा। इसके अलावा उन्होंने जर्नल जूरिस्प्रूडेंस और पार्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस की बात बोली। ठीक है, और इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि आप खुद से पढ़ना चाहते होंगे तो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्रिटिसाइज किया ये किया वो किया, क्योंकि आपको डेफिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है, पॉइंट पॉइंट याद रखने हैं, क्योंकि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने, डिटेल में आंसर नहीं लिखना है। ठीक है, एंड सेकेंड डेफिनेशन किसने दी, हॉलैंड। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन दी हॉलैंड ने। जूरिस्प्रूडेंस मीन फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। उन्होंने कहा कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ है। ठीक है, तो फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ किसने कहा, हॉलैंड ने कहा। इट इज एन एनालिटिकल साइंस रेदर देन मटेरियल साइंस। उन्होंने कहा कि ये एक भौतिक विज्ञान के बजाय विश्लेषणात्मक विज्ञान है। ठीक है, और ही डिफाइंड द टर्म पॉजिटिव लॉ। ही सेड दैट पॉजिटिव लॉ, पॉजिटिव, उन्होंने अब देखो कि यहां पर क्या बोल दिया कि जूरिस्प्रूडेंस का क्या मीनिंग है, फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। तो पॉजिटिव लॉ का क्या मीनिंग है, उन्होंने कहा पॉजिटिव लॉ मीन जर्नल रूल of external human action enforced by a sovereign political authority। ठीक है, जनरल पॉजिटिव लॉ का क्या मीनिंग बताया, सकारात्मक कानून क्या होता है। ठीक है, क्या उन्होंने बोला कि सामान्य नियम, ऐसे नियम एक संप्रभु राजनीतिक प्राधिकरण द्वारा लागू बाहरी मानव कार्यवाही, ये उन्होंने कहा पॉजिटिव लॉ के बारे में। ठीक है, अब बोला है कि हम देख सकते हैं कि ऑस्टिन ने अपनी डेफिनेशन में जो है वो फॉर्मल ऐड किया है। ठीक है, ठीक है, उन्होंने फॉर्मल साइंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पॉजिटिव लॉ किसने कहा, हॉलैंड ने कहा। ठीक है, इसके अलावा हम देख सकते हैं कि ऑस्टिन ने भी फॉर्मल को जो है अपनी डेफिनेशन में यूज किया था। और फॉर्मल का क्या मीनिंग होता है, स्टडी ओनली द फॉर्म नॉट इन द सेंस, कि हम सिर्फ, जैसे कुछ कंटेंट होते हैं ना, जैसे लॉ हो गया, तो कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम सिर्फ स्टडी करते हैं, स्टडी और रूल रेगुलेशन वो हमें बताते हैं, हम उनको प्रैक्टिकली यूज नहीं कर सकते। तो बोला ओनली द फॉर्म एंड नॉट द एसेंस। ठीक है, तो वी स्टडी ओनली एक्सटर्नल फीचर, डू नॉट गो इनटू द, ठीक है, कि हम जो है वो किसी विषय की पेचीदगियों में जो है वो नहीं जाते, बल्कि उसके बाहरी अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और रीजन क्या है जब हम यूज करते हैं फॉर्मल साइंस को, इज दैट डिस्क्राइब ओनली फॉर्म और एक्सटर्नल साइड ऑफ द सब्जेक्ट एंड नॉट इट्स इंटरनल कंटेंट। ठीक है, कि हम क्या करते हैं, एज कंटेंट की तरह ही हम उसको बाहरी तरीके से जो है वो यूज करते हैं, लर्न करते हैं, इसके मतलब प्रैक्टिकल वे में हम उसको डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करते। इसलिए यहां पर बोला, इसलिए अकॉर्डिंग टू द हॉलैंड, जो कि हमने डिस्कस किया था, jurisprudence is not concerned with the actual material content of law but only with the fundamental conceptions। इसलिए उन्होंने कहा कि जो हमने डेफिनेशन स्टार्टिंग में डिस्कस करी कि हॉलैंड की डेफिनेशन, तो हॉलैंड के अनुसार न्यायशास्त्र कानून की वास्तविक सामग्री से संबंधित नहीं है, बल्कि केवल इसके मौलिक से संबंधित है धारणाएं, इसलिए न्यायशास्त्र एक औपचारिक विज्ञान है। ठीक है, अब बताना यहां तक जतेव जी समझ आ गया है। ठीक है, और एक और बताऊं कि जो जो यहाँ पर हाईलाइट किया होगा ना वही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, वही आपको याद रखना है। ठीक है, यहां तक बताओ कि समझ आ चुका कितना, हमने अभी तक 2 ही डेफिनेशन करी, आपको यहां तक क्या डिस्कस, क्या याद रखना है, ऑस्टिन ने क्या कहा, साइंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज कंसर्न विद पॉजिटिव लॉ
एंड लॉ स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड की उन्होंने बात करी। इसके अलावा उन्होंने अपनी डेफिनेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, जनरल जूरिस्प्रूडेंस और पार्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, और जनरल मीन सभी के लिए जनरल है, मतलब सभी के लिए कॉमन है, पार्टिकुलर किसी पर्टिकुलर पोर्शन पर जो है वो अप्लाई होता है। ठीक है, इसके अलावा क्रिटिसिज्म वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हॉलैंड की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। ठीक है, इट इज एन एनालिटिकल साइंस रेदर देन मटेरियल साइंस। यहां आप ये हाईलाइटेड सा याद रख लोगे ना, फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, यही इंपॉर्टेंट है और यहीं से जो है वो आपके एमसीक्यू बनते हैं। ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि कौन से ये डेफिनेशन किसने कही, या मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ जाएगा कि बेंथम साहब क्या कहते हैं, हॉलैंड क्या कौन से डेफिनेशन को देते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये तो बहुत डिटेल में मीनिंग समझाया कि फॉर्मल साइंस का मीनिंग क्या होता है, कि हम केवल बाहर बाहर से ही जो उसको स्टडी करते हैं, इंटरनल फीचर में जाने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, ये बहुत डिटेल में, लेकिन आपको याद वही रखना है। ठीक है, और इसके अलावा हॉलैंड सेड दैट ज्यूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा साइंस है बिकॉज इट इज अ सिस्टमिक, क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस को बिल्कुल सिस्टमाइज तरीके से और प्रॉपरली तरीके से कोऑर्डिनेट किया गया है नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी की, क्योंकि यह एक व्यवस्थित और ठीक से है बौद्धिक जांच के विषय का समन्वित ज्ञान और सकारात्मक कानून शब्द जांच को इन सामाजिक संबंधों तक जो है वो सीमित करता है। ठीक है, यहां तक बताइए जतेव भी समझ आ गया? ठीक है, साथ साथ में बताते चलिएगा। यहां तक समझ आ गया? इसके अलावा आपको थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड डेफिनेशन ये याद रखनी है, कौन सी? सालमंड की। सालमंड जिन्होंने कहा ही सेड दैट ज्यूरिस्प्रूडेंस इज साइंस ऑफ लॉ, उन्होंने कहा ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? साइंस ऑफ लॉ है। ठीक है, साइंस ऑफ लॉ, इतनी चीज आपको याद रखनी है। एंड उन्होंने अपने ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन को, ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से पार्ट? एक तो उन्होंने कहा जेनेरिक, दूसरा कहा स्पेसिफिक। ठीक है, जेनेरिक मीन इसमें इंक्लूड होता है इंटायर बॉडी ऑफ लीगल डॉक्ट्राइन की, जेनेरिक जैसे जर्नल। ठीक है, जिसमें इंक्लूड होता है इंटायर, जितना भी हमारा लीगल डॉक्ट्राइन है वो इंक्लूड होता है। स्पेसिफिक मीन इट दिस डील विद अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, ये डील करता है किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से और एनी पोर्शन ऑफ द डॉक्ट्राइन। स्पेसिफिक को फर्दर डिवाइड किया गया है, ठीक है, 3 पार्ट में। से धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ आने लगेगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट क्लास में तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है ना। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल कूल होके, बिल्कुल बिना टेंशन फ्री के होके पढ़ना। ठीक है, चलो, ये थर्ड स्टेटमेंट आपको याद रखनी है कि सालमेंट ने कहा है ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ साइंस ऑफ लॉ। एंड सेकंड कि उन्होंने अपनी डेफिनेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले दिस इंक्लूड द इंटायर बॉडी ऑफ लीगल डॉक्ट्राइन, जेनेरिक का क्या मीनिंग बताया, इसमें इंक्लूड होता है इंटायर बॉडी ऑफ लीगल डॉक्ट्राइन। एंड स्पेसिफिक में बोला कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और एनी पोर्शन ऑफ लीगल डॉक्ट्राइन की बात करें। ठीक है, अब और साथ ही साथ ये सब चीजें याद रखने वाली। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कहानी की तरह आपको बता सकती हूँ और आपके माइंड में चला जाएगा, नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये डेफिनेशन है, इसको एज इट इज याद रखना पड़ता है। इसलिए मैं की पॉइंट बता रही हूँ कि आपको ये पर्टिकुलर चीजें याद रखनी है, यहां से ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। स्पेसिफिक को फर्दर डिवाइड किया 3 पार्ट में। ठीक है, फर्दर डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में। उन्होंने कहा एनालिटिकल, एक्सपोस्टोरियल, सिस्टमैटिक। इट डील करता है कि कंटेंट ऑफ एक्चुअल लीगल सिस्टम एग्जिस्टिंग और एनी टाइम पास्ट और प्रेजेंट, कि यह एक वास्तविक कानूनी प्रणाली की सामग्री से संबंधित है जिसमें किसी भी समय, अतीत और वर्तमान में मौजूद है।
हिस्टोरिकल इट इज कंसर्न विद द लीगल हिस्ट्री एंड इट्स डेवलपमेंट। यहां पर बोला कि ये जो हिस्टोरिकल है, ये जो ऐतिहासिक है, ये कानूनी इतिहास और इसके विकास से संबंधित है। ठीक है। इसके अलावा एथिकल, अकॉर्डिंग टू हिम, पर्पस क्या है किसी भी लेजिस्लेशन का, जैसे कि कोई भी कानून बना दिया, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस क्या है? जस्टिस लेके आना, ठीक है, न्याय दिलवाना सबको, और ये भी निर्धारण करना कि कानून कैसा होना चाहिए, कि हम कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, मोरालिटी के साथ रिलेट करते हैं। ये डील करता है विद द आइडियाज ऑफ लीगल सिस्टम एंड पर्पस ऑफ फॉर विच इट एग्जिस्ट। क्रिटिसिज्म ऑफ सालमन, इसके बारे में भी जो है वो क्रिटिसिज्म किया सालमन ने। उन्होंने कहा ये एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं है, और सालमन ओनली गिव द स्ट्रक्चर एंड फेल्ड टू प्रोवाइड एनी क्लैरिटी ऑफ थॉट। ठीक है, यहां से आपको यही याद रखना है। ठीक है, ये इन तीन चीजों पे याद रखना। इसके अलावा स्पेसिफिक को फिर से फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया, जो कि मैंने आपको बता दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, इसके अलावा यदि आप और नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो तो आपको नोट्स दे दिए जाएंगे। सालमन ने साइंस ऑफ लॉ कहा ज्यूरिस्प्रूडेंस को। उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जेनेरिक और स्पेसिफिक। जेनेरिक में इंक्लूड होता है एंटायर बॉडी ऑफ लीगल डॉक्ट्राइन, स्पेसिफिक में इंक्लूड होता है दिस डील विद द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और एनी पोर्शन ऑफ डॉक्ट्राइन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट कीटन साहब। कीटन ने अपनी जो डेफिनेशन को या अपनी डेफिनेशन कही ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में, तो उन्होंने कहा ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ स्टडी एंड सिंथेसिस साइंटिफिक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। उन्होंने कहा कि न्याय शास्त्र के अध्ययन और व्यवस्थित व्यवस्था के रूप में माना कानून के सामान्य सिद्धांत है। उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या को उन्हें उनकी डेफिनेशन को क्या कहा कि ये क्या है? स्टडी है। ज्यूरिस्प्रूडेंस बोला एक स्टडी है एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। उनके अकॉर्डिंग ज्यूरिस्प्रूडेंस डील करता है विद द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक लॉ एंड कंसीडर द कंटेंट ऑफ प्रिंसिपल डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। तो जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ स्टडी एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, या स्टडी एंड सिस्टमैटिक भी आपको याद रह जाता है, तो आप आसानी से लगा सकते हो अपना एमसीक्यू कि राइट आंसर है इसका कीटन। रॉस्को पॉन्ड ने जो है वो एक तो सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी भी दी है, जो कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसके अलावा रॉस्को पॉन्ड ने डिस्क्राइब किया है ज्यूरिस्प्रूडेंस एज अ साइंस ऑफ लॉ। उन्होंने साइंस ऑफ लॉ कहा ज्यूरिस्प्रूडेंस को, और इस टर्म का यूज किया लॉ इज ज्यूरिडिकल सिंस, कि न्यायिक अर्थों में जनता और नियमित द्वारा मान्यता प्राप्त या कानूनी सिद्धांत लागू सिद्धांतों का निकाय को भी दर्शाता है। तो जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज एज अ स्टडी एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, देन राइट आंसर आपको लगाना है कीटन। एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ, ये किसने कहा? रॉस्को पॉन्ड ने कहा। इसके अलावा डाइस एंड हेगिस ने कहा दे बिलीव ज्यूरिस्प्रूडेंस एज एनी थॉट or writing about law rather than technical exposition of a branch of law itself. वे न्याय शास्त्र को कानून के बारे में किसी भी विचार या लेखन के रूप में मानते थे, और कानून की एक शाखा की तकनीकी व्याख्या के बजाय। ज्यूरिस्प्रूडेंस एज एनी थॉट थ्रो, ठीक है, थॉट और राइटिंग। उन्होंने कहा कि कोई भी विचार और लेखन के रूप में वो मानते थे, rather than टेक्निकल एक्सपोजिशन ऑफ ब्रांच ऑफ लॉ इटसेल्फ। इसके अलावा जो डॉक्टर के.सी. एलन है, उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ ऑल एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। उन्होंने ये कहा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? सभी आवश्यक सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है। साइंटिफिक सिंथेसिस याद रखना इतना। और G.W. पेटन ने कहा ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ स्टडी, नॉट
द लॉ ऑफ वन कंट्री। बोला कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, पार्टिकुलर मेथड है किसका, स्टडी का। कि हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक कंट्री के लॉ को नहीं पढ़ते, हम बिल्कुल सभी जर्नल नोशन ऑफ लॉ को पढ़ते हैं। ठीक है। इसके अलावा ज्यूरिस्टोन जब भी पूछा जाएगा लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन या लॉयर एग्जामिनेशन, तो आपको आंख बंद करके लगा देना है क्या, ज्यूरिस्टोन। जब भी एग्जाम में कभी भी डेफिनेशन आई ना, लॉयर ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, इज अ लॉयर एक्स्ट्रा वर्जन है या इट इज अ लॉयर एग्जामिनेशन ऑफ प्रिसिप्ट्स है, डील करता है एंड टेक्निक ऑफ लॉ इन अ लाइट डिराइव फ्रॉम द प्रेजेंट नॉलेज एंड द डिसिप्लिन रेदर देन अ लॉ, तो आपको तब तब जो है वो लगा देना है क्या, ज्यूरिस्टोन। जब भी लॉयर एक्स्ट्रा वर्जन, यहां याद रखना इजी है, लॉयर एक्स्ट्रा वर्जन किसने कहा, ठीक है, तो ज्यूरिस्टोन ने कहा। ये इसलिए कहा लॉयर एक्स्ट्रा वर्जन, अब आप खुद से देखो, उन्होंने कहा अपनी डेफिनेशन के बारे में, लॉयर एक्स्ट्रा वर्जन इसलिए कहा ज्यूरिस्प्रूडेंस को, क्योंकि लॉयर क्या करते हैं, एक्चुअली में लॉ का यूज करते हैं, वो एग्जामिनेशन करते हैं प्रिसेप्ट्स की, आइडियाज की, टेक्निक ऑफ लॉ की, और उसको अपने प्रैक्टिकल वर्क में यूज करते हैं। इसलिए ज्यूरिस्टोन ने लॉयर का एक्स्ट्रा वर्जन ज्यूरिस्प्रूडेंस को कहा। अब लास्ट नहीं होगी, लेकिन नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी ग्रे साहब की। ग्रे की डेफिनेशन को याद रखना है, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज साइंस ऑफ लॉ दैट द स्टेटमेंट एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ रूल फॉलोड बाय कोर्ट एंड प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन दोज रूल। ग्रे साहब क्या कहते हैं कि न्याय शास्त्र कानून का विचार है, कथन और व्यवस्थित व्यवस्था है। और स्टोन ने जो है वो इसका क्रिटिसिज्म किया है, क्रिटिसाइज किया है कि ग्रे डेफिनेशन एंड सेड दैट ग्रे हैज फेल्ड टू डिटरमाइन एनी प्रोविंस ऑफ jurisprudence rather than he reduced the jurisprudence to merely a matter of arrangement of law। लेकिन आपको सिर्फ यही याद रखना है कि ग्रे ने क्या कहा, कथन और व्यवस्थित व्यवस्था के बारे में बात करी, द स्टेटमेंट एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ रूल की बात करी, जो कि फॉलो किया जाता है कोर्ट के द्वारा, और ठीक है, और उसमें उन नियमों को भी शामिल यहां पर किया जाता है जो कि न्यायालय के द्वारा यूज किए जाए। ये किसने कहा, ग्रे ने। अल्पियन ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है, जो कि याद रह जाती है, याद रखना बहुत जरा भी मुश्किल नहीं। उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ थिंक डिवाइन एंड ह्यूमन की बात कही, एंड साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट की उन्होंने बात कही, किसने, अल्पियन ने। तो जब भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी ऐसी डेफिनेशन जहां पर नॉलेज ऑफ थिंक डिवाइन एंड ह्यूमन की बात करी जाएगी या जस्ट एंड अनजस्ट की बात करी जाएगी, कि जब भी आपको एग्जाम में पूछा गया कि न्यायशास्त्र ज्ञान है, दिव्य और मानवीय चीजों में से न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण विज्ञान, तो आपको अल्पियन लगाना। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर एमजे सेठ की डेफिनेशन है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सब डेफिनेशन आपकी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी 2 लाइनों की है, यदि आपको याद रह जाती है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आप जो है वो सरसरी निगाहों से एक बार देख लेना। ठीक है, तो jurisprudence is स्टडी ऑफ फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल, जिसमें इंक्लूड होता है फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल बेस्ड एंड एनालिसिस ऑफ लीगल कंसेप्ट, कि न्यायशास्त्र मौलिक कानूनी सिद्धांतों का अध्ययन है, जिसमें उनके सभी शामिल है, दार्शनिक, ऐतिहासिक और समाज शास्त्र, यथार्थ और कानूनी अवधारणाओं का विश्लेषण। ठीक है, अब आपका लास्ट डेफिनेशन है एचएलए हार्ट। एचएलए हार्ट ने प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल दिए हैं, याद रखना है कि उन्होंने लीगल सिस्टम में प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल दिए, और ये रूल एक्सप्लेन करते हैं कि नेचर ऑफ लॉ क्या है, कि ये रूल हमें ये बताते हैं कि कानून की प्रकृति क्या है, और न्यायशास्त्र के विज्ञान की कुंजी प्रदान करता है, न्यायशास्त्र के विज्ञान के लिए कुंजी प्रदान करता है। उन्होंने न्यायशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में देखा, और कानून और नैतिकता से संबंधित सीमा परिप्रेक्ष्य में कानून, ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है,
उन्होंने कहा कि लीगल सिस्टम में प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल होते हैं। प्राइमरी जो कि क्या बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं नेचर ऑफ लॉ। प्राइमरी रूल्स क्या होते हैं, जो कि हमें ड्यूटी प्रदान करते हैं कि ये पर्टिकुलर रूल है आपका, ये पर्टिकुलर ड्यूटी है आपकी, ठीक है। और सेकेंडरी जो कि यदि हम प्राइमरी रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो सेकेंडरी क्या ड्यूटी हमारी रहेगी, ठीक है। अब कंक्लूजन है, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ स्टडी ऑफ फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल। और हमने जितनी मर्जी डेफिनेशन पढ़ ली, 13-14 डेफिनेशन पढ़ ली, तो उनको हमें स्टडी करने के बाद ये पता चला कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, इज अ स्टडी ऑफ फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल, है कि न्यायशास्त्र कानूनी मौलिक सिद्धांतों का अध्ययन है। अब यहां तक बताना जतेव जी कितना समझ में आ गया, कहीं भी कंफ्यूजन जल्दी से बताओ। ठीक है, जल्दी से बताना कहीं भी कंफ्यूजन। फिर अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब एक है हमारी डेफिनेशंस, जो कि आपको याद तो रखनी पड़ेंगी, है ना, स्टोरी की तरह थोड़ी ना बता सकते हैं उनको। बट कहीं भी कोई और डाउट है तो बताओ, ठीक है। नो, चलो, नेचर एंड स्कोप के बारे में हम पढ़ते हैं। तो नेचर एंड स्कोप क्या है ज्यूरिस्प्रूडेंस का, तो हम जब इतनी डेफिनेशन पढ़ ली, ऑल रीडिंग ऑल द डेफिनेशन, आफ्टर रीडिंग ऑल द डेफिनेशंस, मेंशन डेफिनेशन, जिसमें ये मेंशन किया था कि ऑस्टिन ऐसे पर्सन थे जिन्होंने स्कोप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस को लिमिट करने की कोशिश करी थी, ठीक है। और इसके बारे में और ज्यादा जो है वो स्टडी करेंगे, इसको सिग्निफिकेंट एंड यूटिलिटी ऑफ द स्टडी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में जानते हैं। बोला है कि हम स्कोप एंड नेचर को और ज्यादा तरीके से समझ सकते हैं जब समझेंगे कि क्या नीड है या क्या यूटिलिटी है। यूटिलिटी मीन उपयोगिता क्या है कानून के ज्यूरिस्प्रूडेंस के अध्ययन की। तो सबसे पहले बोला कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है, कि अपना सब्जेक्ट की एक अपनी वैल्यू है। और देखो कि बहुत ज्यादा बोला है सीरियस स्कॉलर जो होते हैं ना, क्योंकि जो रिसर्च वगैरह करते हैं वो ज्यूरिस्प्रूडेंस को पढ़ते हैं, जैसे कि बड़े बड़े जैसे ऑस्टिन हो गए, बेंथम हो गए, इतने बड़े ज्यूरिस्ट हैं ये, है ना। तो इन्होंने बड़ी बड़ी डेफिनेशन दी है जो कि हमें याद करनी पड़ती है आज, है ना। लेकिन ये सीरियस स्कॉलर थे, इसलिए बोला ये सब्जेक्ट अपनी इंटरेस्टिक वैल्यू रखता है, इतना आंतरिक हित और मूल्य इसमें शामिल है, ठीक है। और जो सीरियस स्कॉलर होते हैं वो अपनी रिसर्च के लिए जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस का यूज करते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस और रिसर्च इन ज्यूरिस्प्रूडेंस कंट्रीब्यूट करता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए, ताकि सोसाइटी डेवलप हो सके। और बाय हैविंग द होल लीगल पॉलिटिकल एंड स्कूल सोशल स्कूल ऑफ थॉट, ताकि सामंजस्य जो है वो स्थापित किया जा सके। और जब अब हम लोग बताए ना कि जैसे पीएचडी वगैरह करते हैं स्टूडेंट, है ना, तो जैसे पीएचडी करते हैं, सीरियस स्कॉलर हैं, है ना। कुछ लोग तो इतनी अपने सब्जेक्ट के पर्पस के लिए करते हैं कि उनको और ज्यादा अच्छी आपको पोस्ट चाहिए, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की आपको जॉब लग जाती है, तो आपको प्रमोशन के लिए भी पीएचडी जरूरी होती है ना। तो इसके अलावा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि सिर्फ भलाई के लिए रिसर्च करते हैं, काफी ज्यादा रिसर्च करते हैं, ताकि न्यू न्यू जैसे आया कुछ न्यू आप खोज वगैरह कर सको, है ना। कि आप ऐसा अनुसंधान करो, ऐसी रिसर्च करो जिससे हम क्या कर सकें, न्यू न्यू कुछ टेक्नोलॉजीज का पता चल सके। या आप जैसे कि हमारे लॉ में ही यदि स्टडी कर रहे हैं तो, या रिसर्च कर रहे हैं तो, मतलब ऐसी स्टडी हम करें जिससे क्या हो, डेवलपमेंट हो सोसाइटी की, ठीक है। इसके अलावा ज्यूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी अपनी एजुकेशन वैल्यूज है, ठीक है। और ये हेल्प करता है लॉजिकल एनालिसिस ऑफ लीगल कंसेप्ट के लिए, और एंड ये शार्प करता है लॉजिकल टेक्निक ऑफ लॉयर के लिए। अब बोला है कि ये स्टडी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो हेल्प करती है लॉयर के ऑक्यूपेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि लॉयर के वर्क में जो है वो काम करती हेल्प करती है। और इसके अलावा ये स्टडी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस हेल्प करता है, ठीक है, कि ताकि ये जरूरतों पर विचार करके कानून को उसके उचित संदर्भ में रखने में मदद करता है।
ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें तो जुरिस्प्रूडेंस लोगों या न्यायशास्त्र लोगों को आगे नहीं देखना सिखा सकता, कम से कम साइड वे और आसपास उन्हें और महसूस करें कि एक नई कानूनी समस्या में उत्तर या एक विचार के द्वारा खोजे जाने चाहिए। यानी कि ये बोला कि जुरिस्प्रूडेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में, जो कि हमें ये बताता है कि नॉलेज ऑफ लॉ या स्किल ऑफ लॉ ये बताता है कि हमें और ज्यादा जो है वो रिसर्च करने के लिए जो है वो प्रोत्साहित करता है, ताकि हम पास्ट से भी बहुत कुछ सीख सके। और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट ये है कि जुरिस्प्रूडेंस क्या है, एक आई ऑफ लॉ है, एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसी स्टडी है जो कि आई ऑफ लॉ या कानून की आंख उसे कह सकते हैं। ठीक है, या ग्रामर ऑफ लॉ भी उसे कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हम अंडरस्टैंड करते हैं नेचर ऑफ लॉ को और कंसेप्ट एंड डिस्टिंक्शन अ लॉयर कैन फाइंड आउट द एक्चुअल रूल ऑफ लॉ। ठीक है। और ये बोला कि ऑल्सो हेल्प करता है नोइंग द लैंग्वेज, ग्रामर एंड बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट एंड अजम्पशन अपॉन विच द सब्जेक्ट रेस्ट। ठीक है, ये सिर्फ आपको जनरल नॉलेज के लिए बताया जा रहा है, इसके अलावा इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन आपको सही से सब कुछ जो है वो प्रॉपर नोट्स दिए जाएंगे, सब कुछ जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा बोला जुरिस्प्रूडेंस ट्रेन करता है क्रिटिकल फैकल्टी ऑफ माइंड ऑफ स्टूडेंट, ताकि वो क्या कर सके, जो भी फैलेसीज एंड यूज कर सके वो एक्यूरेट लीगल टर्मिनोलॉजी एंड एक्सप्रेशन। ये बोला कि यह छात्रों के मन के महत्वपूर्ण शंकाओं को प्रशिक्षित करता है, ताकि वे भ्रम को निर्देशित कर सके और सटीक कानूनी शब्दावली और अभिव्यक्ति का उपयोग जो है वो कर सके। और साथ ही साथ ये लॉयर के प्रैक्टिकल वर्क में भी काम करता है, ताकि जो भी न्यू न्यू प्रॉब्लम्स आती रहती हैं एडवोकेट के काम में, तो बोले कि वकील हमेशा नई नई समस्याओं से निपटते रहते हैं, तो डे बाय डे जो उनको प्रॉब्लम्स आती हैं उनको किस तरह से वो हैंडल करेंगे, और इसके बारे में भी ये हमारा जुरिस्प्रूडेंस हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा बोला कि ये लॉयर के काम के लिए नहीं, जजेस के काम के लिए भी जो है वो हेल्प करता है। जुरिस्प्रूडेंस हेल्प द जजेस एंड लॉयर, ताकि वो ट्रू मीनिंग जान सके लॉ का, जो कि पास किया गया है, मतलब ऐसा लॉ पास किया गया है जो कि हमारे लेजिस्लेचर के द्वारा, तो उस लॉ के बनाने का क्या पर्पस था, ट्रू मीनिंग क्या है उस लॉ का, ये हमें जानने की मैं जो है वो हेल्प करता। ठीक है, और प्रोफेसर डाइस ने कहा है कि स्टडी ऑफ जुरिस्प्रूडेंस क्या है, अपॉर्चुनिटी है फॉर लॉयर्स टू ब्रिंग थ्योरी एंड लाइफ इनटू द फोकस, फॉर इट कंसर्न ह्यूमन शो थॉट इन रिलेशन टू सोशल एग्जिस्टेंस। इन्होंने कहा, प्रोफेसर डाइसी ने कहा कि न्यायशास्त्र का अध्ययन वकीलों के लिए एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है, सिद्धांत और जीवन को ध्यान में लाएं, क्योंकि यह एक सामाजिक अस्तित्व से के संबंध में मानव विचार से संबंधित है। ठीक है, अब स्टार्ट कर लेते हैं। यहां तक बताना, वैसे यहाँ यूटिलिटी और इसका ये सिर्फ कंसेप्चुअल नॉलेज है, इसके बारे में ज्यादा हम डिटेल में मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ से सवाल नहीं बनते, लेकिन डेफिनेशन से आपको सारी डेफिनेशन आपको स्टार मार्क करके पढ़ाई कि ये इंपॉर्टेंट है और याद रखनी, इस तरह से याद रखा जा सकता है। अब है आपका सोर्सेज ऑफ लॉ के हैं, तो सबसे पहले फॉर्मल एंड मटेरियल। मटेरियल को फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया है, लीगल एंड हिस्टोरिकल, लीगल एंड हिस्टोरिकल। ठीक है, एंड इस तरह से हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है वो सोर्स ऑफ लॉ को। ठीक है, ओके। सैंक्शन, पहले सैंक्शन का क्या मीनिंग होता है, कंसिक्वेंसेस, मतलब ऐसा लॉ जिसको मान्यता मिल गई, हिंदी में बताऊं। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है कि यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, नेक्स्ट जब आप जाएंगे देखो, इसके अलावा यहाँ सब कुछ हिंदी में है, और एज इट इज जो मैंने यहाँ पर चार्ट के थ्रू बताया वही यहाँ पर हिंदी में। ठीक है, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना। चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं। सैंक्शन का क्या मीनिंग होता है कि मान्यता मिल गई, अब मीन कंसिक्वेंसेस। कस्टम कैसे होते हैं, प्राइमरी भी होते हैं और सेकेंडरी भी होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे कस्टम होते हैं जिनको सैंक्शन मिल गया होता है, मान्यता मिल गई होती है। ठीक है, कस्टम विद सैंक्शन, उनको फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया है, लीगल कस्टम और कन्वेंशन कस्टम।
लीगल कस्टम को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया, जर्नल और लोकल। जर्नल मीन जो सभी के लिए सेम है, लोकल मीन किसी पर्टिकुलर एरिया में वो कस्टम फॉलो किया जाता है। ओपिनियन ऑन कस्टम, यहां से याद रखना है, कस्टम इज नॉट अ वैलिड सोर्स ऑफ एनालिटिकल, वैलिड सोर्स, ये किसने कहा? एनालिटिकल स्कूल में जॉन ऑस्टिन ने कहा। यहां से सवाल बनता है कि कौन से ऐसे जुरिस्ट हैं जिन्होंने कहा कस्टम इज नॉट वैलिड सोर्स, तो ऑस्टिन ने कहा। अब कि कौन से ऐसे जूरिस्ट हैं जिन्हों, और कौन सा स्कूल है जिसमें कस्टम इज अ वैलिड सोर्स ऑफ लॉ कहा? तो हिस्टोरिकल स्कूल, और हिस्टोरिकल स्कूल में ये बात बोली गई थी कि कस्टम इज अ वैलिड सोर्स ऑफ लॉ, एंड हेनरी मैने और सेपिनी के द्वारा। अब कस्टम क्या हो, अब आप अपनी लैंग्वेज में समझो कि कस्टम क्या होता है, जो कि बहुत सालों से फॉलो किया गया है ना। तो असेंशियल क्या है कस्टम की? एंटिक्विटी होनी चाहिए, फॉलोड बाय वेरी लॉन्ग पीरियड, सर्टेनिटी होनी चाहिए, इट डज नॉट कीप चेंजिंग, कि इसको चेंज ही नहीं किया गया, जैसा है वैसा ही चला। जैसे लॉर्ड शिवा एंड पार्वती माँ की शादी हुई थी, उतने सालों पहले आज भी शादियां जो है वो 7 फेरों से की जाती है। ठीक है, तो ऐसा कस्टम जो कि बहुत सालों से फॉलो किया गया, सर्टेनिटी कि कोई चेंज नहीं किया, इट डज नॉट कीप चेंजिंग। और ऐसा कस्टम जो कि रीजनेबल होना चाहिए, स्टूपिड नहीं होना चाहिए, यानी कि गलत नहीं होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस, कि जैसा है उसको वैसे ही कंपल्सरी ऑब्जर्व, मतलब सभी ने जो है वो ऑब्जर्व किया, किसी भी तरीके से किसी भी ने अभी उस रूल की वायलेशन नहीं करी। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मीन चेंज नहीं किया गया उस तरीके से, यानी कि रेगुलरिटी में उसको यूज, कंसिस्टेंसी होता है कि आपको यदि एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, पढ़ना है, तो यदि आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आप कंसिस्टेंसी में क्या करो, उसको स्टडी करो, यानी कि रेगुलर स्टडी करनी है। तो यहाँ पर बोला कभी भी चेंज नहीं किया गया, एज इट इज उसको फॉलो किया गया। अब स्टैट्यू का क्या मीनिंग होता है? इनेक्टेड लॉ, ऐसा लॉ जो कि बनाया गया है। लेजिस और लेट, लेजिस माने लॉ एंड लेटिन मीन मेकिंग, लॉ को बनाने। अब हमारे इंडिया में लॉ को कौन बनाता है? हमारी लेजिस्लेचर बनाती है ना, लेजिस्लेचर बनाती है। और इसके भी टाइप है, सुप्रीम और सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन होता है। ठीक है, और आपको पता है आपके प्रेसिडेंट क्या होते हैं? प्रेसिडेंट क्या होते हैं आप बताइए, प्रेसिडेंट क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन को हम प्रेसिडेंट कहते हैं। अब इसके अलावा पर्सनल लॉ भी हमारे सोर्स माने जाते हैं। पर्सनल लॉ में हम पढ़ते हैं हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। हिंदू लॉ में श्रुति एंड स्मृति, जैसे कि श्रुति आप सब जानते हैं, श्रुति मीन श्रु, सुनना, और जो कि ऋषियों मुनियों ने सुना था उसको मेमोराइज रखा गया, याद रखा गया, मीन स्मरण रखा गया, स्मृति। ठीक है, और मुस्लिम लॉ में हदीस, इज्मा, कियास, कमेंट्री एंड डाइजेस्ट, ये सब जो है वो आपके सोर्स हैं। अब श्रुति मीन व्हाट इज हर्ड, कि क्या सुना था, ऋषि मुनियों ने क्या सुना और बाद में जो है वो 4 वेदों में हमें बता दिया। ऋग्वेद बुक ऑफ मंत्रा, सामवेद बुक ऑफ चेंट, यजुर्वेद बुक ऑफ रिचुअल्स, अथर्ववेद बुक ऑफ स्पेल। ठीक है, एंड स्मृति मीन विच इज रिमेम्बर, जो कि याद रखा गया। आपको याद होगा यदि आपने इससे पहले पढ़ा है, फैमिली लॉ तो सबने पढ़ा है ना। तो फैमिली लॉ में ये आता है कि जब हम सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ पढ़ते हैं तो 3 स्मृति हम पढ़ते हैं। मनुस्मृति जो कि बहुत ही ज्यादा ओल्डेस्ट स्मृति है ना, और जहां पर ब्राह्मणों को बहुत उच्च स्टेटस दिया गया था, शुद्ध और महिलाओं को कोई ज्यादा कुछ भी स्टेटस नहीं दिया गया, उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी, कोई समानता नहीं थी। उसके बाद नारदा स्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति आई। यज्ञवल्क्य स्मृति में वुमेन्स को थोड़ा थोड़ा स्टेटस दिया गया, और इसके फिर उनको प्रॉपर्टी के भी कुछ राइट दिए गए। लेकिन नारदा स्मृति, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा वाइड स्कोप था उसका, उसमें बहुत ज्यादा और ज्यादा रूल रेगुलेशन बनाए गए प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन के लिए, और ज्यादा अच्छी जो है वो ये स्मृति मानी जाती है। मुस्लिम लॉ भी हमारा सोर्स है। ठीक है, और होली कुरान, हदीस, कियास, ठीक है, होली कुरान, ये भी हमारा क्या है?
सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, यानी कि जब हम सोर्स ऑफ लॉ को पढ़ते हैं तो हमें सब कुछ पढ़ना होता है। हदीस, सेइंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट मोहम्मद ने जो कहा था, ठीक है। आप जानते हैं जब हम मुस्लिम लॉ के सोर्स पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि होली बुक कुरान उस उनकी सोर्स है, एंड सेकंड हदीस जो कि प्रॉफिट मोहम्मद थे उनके, है ना। तो उन्होंने जो कहा था उनको हदीस कहा जाता, उनकी जो ओपिनियन थे उनको इज्मा कहा जाता, रीजनिंग एनालॉगी को कियास कहा जाता, डाइजेस्टिंग कमेंट्री, ठीक है। सेकेंडरी सोर्स कौन है कि जहां पर आपके पास फैमिली लॉ में भी एक केस था जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जहां यदि कभी फैमिली कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में ऐसा मैटर आ गया है ना जिससे रिलेटेड जज साहब के पास या लॉ अवेलेबल नहीं है ना, और उससे रिलेटेड उस मैटर को निपटने के लिए कोई लॉ अवेलेबल नहीं है, तो जज क्या कर सकते हैं, अपनी जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइज के साथ जो है वो डिसीजन दे सकते हैं, बुद्धि विवेक के बल पर जो है वो डिसीजन दे सकते हैं। इंग्लिश लॉ, कमर्शियल लॉ और मर्चेंट्स, ये सब सेकेंडरी सोर्स है। अब यहां से याद रखना, ठीक है, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा चार्ट बनाया था तो मैंने बता दी। यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टाइप ऑफ सोर्सेस ऑफ लॉ। अब यहां से याद रखना है, जॉन सालमन एक लीगल स्कॉलर है, ठीक है। उन्होंने सोर्स ऑफ लॉ को टू पार्ट में डिवाइड किया, टू कैटेगरी में डिवाइड किया, मटेरियल और दूसरा भौतिक, भौतिक और औपचारिक। इन्होंने सोर्स ऑफ लॉ को टू पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। उन्होंने कहा मटेरियल सोर्स, मटेरियल सोर्स ऐसे सोर्स होते हैं जो कि हमें कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, मैटर प्रोवाइड नहीं करते, बट नॉट इट्स वैलिडिटी। देयर आर द टू टाइप ऑफ मटेरियल सोर्स, कौन कौन से, लीगल और हिस्टोरिकल, लीगल एंड हिस्टोरिकल, ये हम करेंगे कल, ठीक है। ये हमारा टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ लॉ ही टॉपिक चल रहा है, अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन वो तो मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू सा दे दिया चार्ट बनाकर, जो कि मैंने पहले से बनाया था। अब बताइए यहां तक समझ आ गया? किसी को कोई डाउट हो तो बता सकते हैं, ठीक है, जल्दी से बताना। समझ आ गया? चलो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या कुछ हमने डिस्कस किया, ठीक है। क्या कुछ डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। ओके मैम, ठीक है, ओके, एक मिनट, ठीक है। हमने क्या कुछ डिस्कस किया उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आप जा सकते हैं, हम भी चले जाएंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि जुरिस्प्रूडेंस का मीनिंग क्या है। तो जुरिस्प्रूडेंस जो है वो लैटिन वर्ड जुरिस्प्रूडेंसिया से लिया गया। जुरिस मीन लॉ, प्रूडेंशिया मीन नॉलेज, ठीक है, मीन नॉलेज ऑफ लॉ, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया जुरिस लॉ, प्रूडेंशिया मीन नॉलेज, ठीक है। और फादर ऑफ जुरिस्प्रूडेंस कौन है? बेंथम है। और फादर ऑफ जुरिस्प्रूडेंस जो कि बेंथम है, उन्होंने फर्स्ट टाइम एनालाइज किया था कि व्हाट इज लॉ, कि आखिरकार लॉ है क्या। और उन्होंने स्टडी ऑफ लॉ को टू पार्ट में डिवाइड किया। पहले तो बोला एग्जामिनेशन ऑफ लॉ, एक्सपोस्टोरियल अप्रोच, दूसरा सेंसोरियल अप्रोच, मोरालिटी ऑफ लॉ, या लॉ आउट टू बी, कि लॉ ऐसा होना चाहिए। पहले कहा कि एक्सपोस्टोरियल अप्रोच का क्या मीनिंग होता है कि संप्रभु की कमान, की जैसा संप्रभु ने क्या बना दिया, लॉ बना दिया, सोबरन ने लॉ बना दिया, जैसे हमारी लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया वैसा लॉ हम एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरा मोरालिटी ऑफ लॉ, लॉ ऐसा होना चाहिए। इसके अलावा डेफिनेशन ऑफ जुरिस्प्रूडेंस के बारे में बात करते हैं तो ऑस्टिन कहते हैं साइंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस इज कंसर्न विद पॉजिटिव लॉ। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि लॉ स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड। इसके अलावा उन्होंने अपनी डेफिनेशन को टू पार्ट में डिवाइड किया, जर्नल जुरिस्प्रूडेंस एंड पार्टिकुलर जुरिस्प्रूडेंस। जर्नल मीन जो कि सभी के लिए जर्नल है, पर्टिकुलर मीन किसी पर्टिकुलर पोर्शन पर जो है वो ये बेस्ड है, ठीक है।
इसके अलावा हॉलैंड डिफाइन करते हैं फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ कि ज्यूरिस्प्रूडेंस मीन पॉजिटिव फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। ठीक है, और इसके अलावा हमने डिस्कस किया नेक्स्ट अपनी डेफिनेशन सालमंड। थर्ड डेफिनेशन है सालमंड। सालमंड क्या कहते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ साइंस ऑफ लॉ। उन्होंने डिवाइड किया ज्यूरिस्प्रूडेंस को टू पार्ट में, जेनेरिक और स्पेसिफिक। जेनेरिक मीन this include the entire body of legal doctrine. Second, specific mean this ideals with a particular department or any portion of legal doctrine. ठीक है, जेनेरिक इंटायर बॉडी ऑफ लीगल डॉक्ट्राइन एंड स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर पोर्शन या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की ये बात करना। ठीक है, इसके अलावा कीटन साहब क्या कहते हैं, क्या डेफिनेशन उन्होंने दी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एज अ स्टडी एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ जर्नल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। रॉस्को पॉन्ड ने क्या डेफिनेशन दी, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ साइंस ऑफ लॉ। एंड डाइस एंड हिगस ने कहा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एज एनी थॉट और writing about law rather than a technical exposition of branch of law itself. और डॉक्टर केसी एलन कहते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ ऑल द एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। जेडब्ल्यू पैटन कहते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एक पर्टिकुलर मेथड है स्टडी का। ठीक है, मेथड ऑफ स्टडी है, नॉट द लॉ ऑफ वन कंट्री, बल्कि हम क्या करते हैं कि जनरल नोशन ऑफ लॉ को स्टडी करते हैं। ठीक है, कि हम अलग अलग कंट्री के लॉ को भी स्टडी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही लॉ मतलब किसी पर्टिकुलर जैसे हमारे इंडिया के लॉ को ही स्टडी करना ना। ठीक है, इसके अलावा हमने डिस्कस किया ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन। ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में उन्होंने कहा ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ लॉ और एक्स्ट्रावर्जन, कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ लॉ और एक्स्ट्रावर्जन एंड दिस इट इज अ लॉ एग्जामिनेशन। और बोला क्योंकि लॉ और एक्स्ट्रावर्जन इसलिए कहा क्योंकि लॉयर ही क्या करते हैं, लॉ को एग्जामिनेशन करते हैं, टेक्निक्स को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्रे साहब ने कहा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ साइंस ऑफ लॉ, द स्टेटमेंट एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ रूल फॉलोड बाय कोर्ट एंड प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन दोज। ठीक है, ये किसने कहा, ग्रे ने कहा। अल्पिन ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। उन्होंने कहा ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ साइंस ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ नॉलेज ऑफ थिंग, कि न्यायशास्त्र ज्ञान है दिव्य और मानवीय चीजों में से न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण विज्ञान, कि साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एचएल हार्ट ने प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल दी है। ठीक है, यही डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, आई होप कि सेशन अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा डेफिनेशन पार्ट है तो आपको खुद से लर्न करनी पड़ेगी, लेकिन थैंक यू सो मच। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो हो जाइएगा। एंड यदि आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं तो आपको मिलते हैं नोट्स पीवाई के वेदांत से 100+ मॉक टेस्ट। थैंक यू जयदेव जी। ठीक है।